बुध एक नपुंसक ग्रह होता है, वह जैसे ग्रह के साथ में बैठता है, अगर अच्छे ग्रह के साथ में बैठता है तो अच्छा फल प्रदान करता है, और अगर बुरे ग्रह के साथ में बैठता तो है बुरा फल ही। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंक्रियाल स्वागत करता हूं आपका कनकधारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है यह कैसे रहने वाला है। जबकि दोस्तों सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश है, तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों सर्वप्रथम आ जाते हैं भगवान सूर्य नारायण पे। सूर्य नारायण इस समय आपके रिपु अरि भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। और ये मान लीजिए कि जब रिपु भाव में आपके भगवान सूर्य नारायण बैठे हों, शत्रु भाव में भगवान सूर्य नारायण बैठे हों, तो दोस्तों छठे भाव में जो क्रूर ग्रह होते हैं वह जब बैठते हैं तो वह क्या होते हैं, अच्छा फल वहाँ पे फलित करते हैं। यानी कि अगर कोर्ट कचहरी से इत्यादि संबंधित कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है या कोई मुकदमा इत्यादि आप पे चल रहा है, तो उससे उन चीज़ों के लिए यह समय आपके लिए क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर ऐसा कोई आपका पीछे से कोई केस चल रहा था तो उसके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, आपको इसमें सफलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं मंगल पे। तो कहते हैं कि भूमिपुत्र मंगल आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और भूमिपुत्र मंगल जो है वह क्या है कि मेष वृश्चिक कयो भूमः, यानी आपके धन भाव और भाग्य के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव यानी स्त्री घर में बैठे हुए हैं। तो सप्तम में मंगल बैठने का ये तात्पर्य है कि इस समय आपको स्त्री सुख इत्यादि भी प्राप्त होगा, और थोड़ा सा काम वासनाओं में भी आप क्या रहोगे, समय आपका ज़्यादा व्यतीत होगा। मगर थोड़ा इन चीज़ों में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा धैर्य धारण करना है, थोड़ा सा नियंत्रण इन चीज़ों पे रखना होगा। इससे ये मान लीजिए कि इससे आपका जो धन भाव भी है और जो भाग्य भाव भी है यह अवश्य ही चमकता रहेगा। इन भावों की आपकी क्या होगी, प्रगति होगी, यानी धन का भी खूब सारे स्रोत बढ़ेंगे और भाग्य भी आपका खूब चमकता रहेगा। अगर कहीं भूमि भवन में आप कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं बुध पे। तो बुध क्या है, मिथुन और कन्या के जो स्वामी हैं वह कहाँ बैठे हुए, आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस समय बुध जो सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, भगवान सूर्य नारायण के साथ में यह बुध आदित्य योग बना रहे हैं। और दोस्तों बुध एक नपुंसक ग्रह होता है, वह जैसे ग्रह के साथ में बैठता है, अगर अच्छे ग्रह के साथ में बैठता है तो अच्छा फल प्रदान करता है, और अगर बुरे ग्रह के साथ में बैठा तो है क्या होता है, बुरा फल ही प्रदान करता है। मगर भगवान सूर्य नारायण को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि भगवान सूर्य क्या हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के देवता हैं। तो वहीं पर उनके साथ में अगर बुध कभी बैठा हुआ हो तो वह उसको और भी उसमें चार चांद लगा देता है। यानी कि जो इस समय वाणी के जो देवता हैं बुध, वह कहाँ बैठे हुए, आपके भगवान सूर्य नारायण के साथ में बैठे हुए। तो सूर्य नारायण के साथ में बैठने का कारण ये मान लीजिए कि जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मुकदमा इत्यादि अगर आपका कोई भी केस इत्यादि कोई चल रहा है तो उस कार्य में आपको विजय की प्राप्ति 100% होने वाली है, क्योंकि वाणी के देवता हैं। और जब हमारी वाणी में माँ सरस्वती का वास हो जाता है दोस्तों, तो हमारा जो कार्य होता है वह अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। कोई भी कोर्ट कचहरी इत्यादि ऐसा कोई कार्य आपका है तो अवश्य ही आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान होंगी, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में, ठीक है। और धन भाव में बैठने का ये किस चीज के हैं, धन मीन अधिपो गुरु, धनु और मीन अधिपो गुरु कहाँ बैठ गए, आपके दूसरे भाव में बैठ गए। तो दोस्तों दूसरे भाव में बृहस्पति और राहु का जो यह योग है, दूसरे भाव में जो बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, छठे भाव में आपके सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, अष्टम में आपका केतु बैठा हुआ है और द्वादश में आपके जो शनि बैठे हुए हैं। ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए सर्वाधिक विदेश गमन का योग बना रहा है।
परिवार से दूर के योग आपके बना रहे। इसमें आप परिवार से अगर आप कहीं दूर रहते हो तो उसमें आपको क्या है कि कई हद तक आपको सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। इस समय परिवार से आप जितना दूर रहोगे या आप मतलब कहीं विदेश गमन इत्यादि का कुछ मतलब सोच रहे थे तो उसके लिए आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस योग से जो आपकी जन्म कुंडली में यह योग बना हुआ है यह इसके लिए सर्वाधिक अच्छा रहने वाला है, लाभप्रद आपके लिए यह समय रहने वाला, अगर ऐसा कुछ वो करते हो तो। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यह विद्या बुद्धि का भी होता है, संतान का भी होता है। तो ये मान लीजिए इस समय आपको संतान सुख या विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। अगर आप अपने बच्चे के कुछ फ्यूचर के बारे में, उसकी एजुकेशन इत्यादि के बारे में कुछ अच्छा मतलब स्कूल इत्यादि सर्च कर रहे हो या कोई मतलब उसको मतलब कोर्स इत्यादि कुछ कराना चाह रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सफलता यानी उसको अच्छा स्कूल मिल जाएगा, या उसका मतलब किसी चीज़ में कोई एडमिशन इत्यादि नहीं हो पा रहा था वह भी इस समय मतलब उसके योग बन रहे हैं, वह उसमें सफलता अवश्य ही प्राप्त करेगा। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं कर्म के जो फलदाता हैं वह शनि है, वह कहाँ बैठे हुए आपके द्वादशेष 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो और वह भी स्वयं की राशि में और वक्री स्थिति में इसमें शनिदेव चल रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब यह आपके द्वादशेष यानी व्यय घर में बैठे हुए हों तो शनि मकर मकर और कुंभ राशि के स्वामी क्या हैं, कर्म के देवता भगवान शनि हैं। तो दोस्तों इस समय आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपका अपना जो कर्म क्षेत्र है उसमें किसी तरीके से भी आपको क्या करना है, असत्य भाषण इत्यादि नहीं करना है, कहीं झूठ इत्यादि नहीं बोलना है, और कोई गलत कार्यों से आपको इसमें क्या है बच के रहना है। कोई भी गलत कार्य न करें, कोई हेरा फेरी अगर आप किसी तरीके से करते हो तो शनि जो आपके द्वादशेष 12वें घर में बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारे क्या है, शनिदेव क्या हैं, कर्म के दाता हैं। जैसे हम इस समय कर्म करेंगे उसके अनुसार वह हमें वैसे ही फल प्रदान करेंगे। तो आपके लिए यह समय विशेष रूप से ऐसा भी रहने वाला है कि आपको इस समय थोड़ा सा किसी तरीके से असत्य भाषण इत्यादि नहीं करना है और कुछ गलत नहीं करना है, ताकि मतलब अगर कुछ गलत कार्य इत्यादि आप करते हो तो उसका आपके जीवन में बुरा असर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों फिर हम राहु के दृष्टिकोण से देखें तो राहु इस समय बृहस्पति के साथ में विराजमान हैं और वह भी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि जो ये गुरु चांडाल योग बना हुआ है आपके दूसरे भाव में, मगर राहु क्या करता है कि राहु विदेश गमन के भी बहुत अच्छे योग बनाता है, यानी परिवार से दूर रहने के योग भी बनाता है और स्थान परिवर्तन की योग भी बनाता है। कहीं आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं नवीन घर इत्यादि में जाना है, किसी दूसरे घर इत्यादि में जाना है, या रेंट में रह रहे हो, कहीं आपको स्थान परिवर्तन करना है तो उसके भी बहुत सारे योग यह बनाता है। तो इस समय थोड़ा सा आपको क्या करना है, अगर ऐसे कुछ योग बनने हैं तो वह भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाले हैं। और केतु की दृष्टिकोण से भी देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल दोस्तों मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय इस प्रकार से रहने वाला है। संतान सुख इत्यादि आपको इस समय प्राप्त होने वाला है और पठन पाठन के लिए विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। तो जो यहाँ पर तो मतलब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ में जो राहु बैठे हुए हैं तो यह भी यहाँ पर एक आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कर्म भाव यानी कहते हैं कि जो आपके अपने कर्म हैं उन पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि आपको किसी तरीके से कोई गलत कार्य आपको नहीं करने हैं। अगर गलत कार्य में कहीं आप इन्वॉल्व हो तो उनसे इस समय दूर हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यह जो कर्म के देवता जो शनि आपके द्वादशेष व्यय घर में बैठे हुए हैं ये अनेकों प्रकार से आपको क्या करेंगे, धन की हानि भी करेंगे और यह फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की भी चेष्टा करेंगे। तो दोस्तों आपको इस समय थोड़ा सा अपने कर्म भाव पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ओवरऑल दोस्तों जो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय ऐसे रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों इस समय जो अगस्त का जो महीना है इसमें 19 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, तो आप हरियाली तीज का व्रत इत्यादि लें। हरियाली तीज का जो उत्सव है उसे प्रेम पूर्वक मनाएं। उसके बाद 21 अगस्त को जो नागपंचमी का त्यौहार है, नागपंचमी जो है उस दिन भगवान
नागों को आप दूध इत्यादि पिला सकते हो, या भगवान शिव का पूजन इत्यादि कर सकते हो। भगवान शिव का पूजन करने के बाद नाग नागिन का जोड़ा भगवान शंकर जी में यानी शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा कर आ सकते हो। दोस्तों हो सके तो रुद्राभिषेक इत्यादि करवाएं, नागों का पूजन इत्यादि कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष विद्यमान है तो आपको फिर क्या करना है, इसका निवारण अवश्य ही करवाना है। और इसके लिए सबसे उत्तम तिथि अगर कोई है तो वह क्या है, नाग पंचमी। अगर दोस्तों किसी कारणवश नाग पंचमी को आप ऐसा नहीं करवा सकते हो तो इसके लिए पूरे सावन के महीने किसी भी सोमवार को आप ऐसा कर सकते हो, रुद्राभिषेक इत्यादि करवा के जो नाग नागिन का जोड़ा है उसको भगवान जी को चढ़ा सकते हो। या अष्टमी और चतुर्दशी जो तिथियां हैं इनमें आप भगवान शिव को आप यह अर्पण कर सकते हो। ऐसा करने से दोस्तों आपकी कुंडली में जो काल सर्प योग जो मतलब बना हुआ था उससे अब अवश्य आपको निजात मिलेगी, यानी उससे राहत आपको मिलेगी और वह आपको अच्छे फल प्रशस्त करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों जैसे बार बार मैंने काल सर्पयोग के बारे में इसमें बताया, तो काल सर्पयोग का कहने का तात्पर्य होता है कि जब हमारी जन्म कुंडली में राहु और केतु के एक भाग में सारे ग्रह होते हैं, एक भाग में कोई भी ग्रह नहीं होता, तो यह पूर्ण काल सर्पयोग बनता है। और अगर इसके मध्य में कुछ मतलब जैसे चंद्रमा है या बुध है, ऐसे कुछ ग्रह बैठ जाते हैं तो यह क्या है कि आंशिक रूप से काल सर्पयोग बनता है, मगर इसका पूजन भी अवश्य ही करना चाहिए। काल सर्पयोग होने के कारण क्या होता है, कई भावों में तो काल सर्पयोग भी अच्छा होता है, मगर कई भावों में काल सर्पयोग लगभग 75% काल सर्पयोग ऐसा होता है कि जो इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है। यानी जो हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, जो मेहनत इत्यादि हम कर पाते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में कहीं किसी प्रकार से काल सर्पयोग है, आंशिक रूप से है या वैसे है, तो आप इस समय सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का पूजन करवाकर भगवान शंकर जी को वह अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों सुंदर सा आपकी कुंडली में अगर किसी तरीके से पितृदोष इत्यादि कई बार क्या होता है कि जब काल सर्प दोष हमारी जन्म कुंडली में होता है तो उससे क्या है, पितृदोष भी बार बार आता रहता है। किसी भी ब्राह्मण को या मतलब किसी ज्योतिषाचार्य को हम मतलब ये कुंडली दिखाते हैं या वो करते हैं तो है बार बार हमें क्या कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके से यह दोष विद्यमान है। पितृदोष भी इससे बहुत बार आता है। तो अगर आप इसका पूजन एक बार कर लेते हो यकीनन मानिए कि मतलब उसके बाद यह दोष कदापि आपके जीवन में नहीं आने वाला। और वैसा भी दोस्तों देखा जाए तो भगवान शिव का पूजन तो वैसा भी हर एक गृहस्थी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह क्या हैं, गृहस्थियों के देवता भी हैं। और भगवान शिव एक ऐसे हैं कि मतलब जो क्या है, क्षणे रुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में प्रसन्न होने वाले हैं और क्षण भर में क्या है, क्रोधित होने वाले भी हैं। तो अगर आप इनका पूजन वैसे भी सावन के मास में कर लेते हो तो ये मान लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है, अत्युत्तम रहने वाला है। उसके बाद फिर आगे आप 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, जिसका समय दोस्तों उस दिन क्या है कि पूरे दिन लगभग भद्रा तिथि विराजमान है, भद्रा विराजमान है। तो आपको क्या करना है कि शाम के समय 6:50 यानी 18:50 से 21:05 यानी 9:05 तक जो यह पावन पर्व भाई बहनों का है इसे मना लेना है। अपने भाई को आपने रक्षा सूत्र बांध देना है। और उसके बाद अगर इस दिन संभव न हो या इस दिन कोई मन में कोई विचार आए तो अगले दिन प्रातःकाल 7 साढ़े 7 बजे से पहले ही आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध लीजिए। और उसके बाद दोस्तों पुनः 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व आ रहा है और इस दिन स्मार्त यानी जो गृहस्थी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। और जो वैष्णव जो लोग हैं, साधु सन्यासी संत महात्मा इत्यादि जो लोग हैं, उनको 7 सितंबर को क्या करना है, जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाना है। उसके बाद 14 सितंबर को कुश ग्रहणी अमावस्या। दोस्तों कुशा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देव कार्य और पितृ कार्य में दोनों कार्यों में क्या की जाती है, ली जाती है। और अगर हम कुशा को उस समय इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक ही तिथि होती है, मात्र एक वर्ष भर में एक ही तिथि होती है और वह होती है कुश ग्रहणी अमावस्या। उसी दिन कुशा को
तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए और उसको उसके बाद साल भर के लिए, 1 साल के लिए उसे क्या करना चाहिए, अपने देव कार्य और पितृ कार्य में उसे यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय था कि 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य इनका कैसा समय रहने वाला है। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी मैंने आपको वीडियो बताया, आशा करता हूँ कि आपको यह भली भांति आपके समझ में आया होगा। अगर किसी कारणवश कोई चीज़ आपके उसमें ना आई हो तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो, और दोस्तों इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।